हेलो बच्चों। बच्चों आज 2025 ईयर का पहला दिन है, यानी 1 जनवरी ऑफ 2025। सो मैथ्स मैजिक विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर अपलोड किया था अपनी वेबसाइट पर, उससे डिस्कस कर रहे थे और सेक्शन ए के 5 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हमारा 6th क्वेश्चन है बच्चों। देखिए, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 5/2 देन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू, यानी हमें गिवन है tan थीटा की वैल्यू 5/2 और हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस cos थीटा। क्या होगा? हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं A, B, C एंड D, इनमें से हमें चूज करना है। बच्चों, इस क्वेश्चन के आते ही सबसे पहला जो ख्याल बच्चों के दिमाग में आता है कि tan थीटा इज इक्वल टू 5/2 है और tan थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हम 5 को परपेंडिकुलर एज्यूम कर लेते हैं, 2 को बेस एज्यूम कर लेते हैं और एक राइट एंगल ट्राइंगल बना करके हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेते हैं और हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के बाद साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यूज फाइंड करते हैं, उन्हें यहाँ पर पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। ये ठीक भी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक छोटी सी ट्रिक है जिसको अगर आप यूज़ करेंगे तो जल्दी और कम समय में ये क्वेश्चन हो जाएगा। आपके टीचर्स ने बताया भी होगा। बच्चों, हमें जो वैल्यू गिवन है वो है tan थीटा की, और जो हमें फाइंड करना है उसमें आप देख रहे हैं कि sin थीटा है और साथ में cos थीटा है। अब अगर हम ये जो हमें फाइंड करना है इसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी ऊपर आपका न्यूमरेटर है 4 sin थीटा प्लस cos थीटा और नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 4 sin थीटा माइनस cos थीटा। तो किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, ये आपको पता है, या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो हमें फाइंड करना है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम cos थीटा से डिवाइड कर दें पहले, तो देखिए क्या होता है और हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा। तो साइन थीटा को अगर हम cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये tan थीटा हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है, प्लस cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो cos थीटा अपॉन cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। नीचे भी वही चीज होगी, साइन थीटा अपॉन cos थीटा करेंगे तो ये आपका tan थीटा हो जाएगा, माइनस cos थीटा को अगर आप cos थीटा से डिवाइड करोगे तो ये अगेन 1 हो जाएगा। यानी हमें मिलेगा कुछ इस तरीके से। अगर हम इसको जो हमें फाइंड करना है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं तो हमें कुछ इस तरीके की वैल्यू मिलती है, यानी ये 4 तो रहेगा ही, साइन अपॉन कॉस ये tan थीटा हो गया, प्लस cos अपॉन कॉस ये 1 हो गया, और नीचे भी वही चीज है 4 तो रहेगा ही, साइन अपॉन कॉस ये tan थीटा हो गया और माइनस cos अपॉन कॉस ये -1 हो गया। तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, यानी पूरा जो आपका एक्सप्रेशन है वो tan थीटा में कन्वर्ट हो चुका है और tan थीटा की ही वैल्यू आपको दी हुई है। तो क्वेश्चन छोटा हो गया ना बच्चों, इस तरीके से जल्दी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम अपनी tan थीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर देंगे, tan थीटा की प्लेस पर रख देंगे 5/2। ये देखिए वैल्यू दी हुई है, तो 4 इंटू tan थीटा यानी 4 इंटू 5/2 प्लस 1, और नीचे 4 tan थीटा माइनस 1 यानी 4 इंटू 5/2 माइनस 1 पुट कर दीजिए। सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करने पर आसानी से आपको मिल जाएगा 11/9। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। तो 11/9 देखिए सबसे पहले ही आपको दिया हुआ है, यानी ये आपका करेक्ट आंसर है। तो जब आप आंसर लिखेंगे तो ये हमने कल भी आपको बताया था कि आप पहले क्वेश्चन नंबर डालेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर डालेंगे, उसके बाद ऑप्शन ए लिखेंगे और साथ में 11/9 भी लिखेंगे।
यानी आंसर 11/9 लिखना जरूरी है, क्योंकि टीचर्स को आंसर ही याद रहते हैं, ऑप्शन याद नहीं रहते। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 6, ए 11/9, यानी ए भी लिखिए और 11/9 भी लिखिए। आप चाहें तो ए को स्किप कर सकते हैं, ए मत लिखिए, लेकिन 11/9 जरूर लिखिए। ठीक है बच्चों, लेकिन दोनों लिखेंगे तो बेहतर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, जो कि सर्कल का है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। इन द फिगर टीपी इज ए टेंजेंट। ये देखिए टीपी, ये जो टेंजेंट है ये आपको दी हुई है। पी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और सेंटर इसका है ओ। और यहां पर देखिए ये दो रेडियाई हैं, ओ पी एंड ओ क्यू। दीज आर द टू रेडियाई एंड पी क्यू को ज्वाइन किया गया है और ये कॉर्ड है पी क्यू। हमें गिवन है एंगल टी पी क्यू, ये टी, ये पी और ये क्यू, यानी टी पी क्यू का मतलब हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 3। हमने यहाँ पे नंबरिंग करी हुई है, देखिए यहाँ पे ये 1 है, ये आपका 2 है और ये आपका 3 है। तो 1 प्लस 3 मिला करके आपका है 110, यानी टी पी क्यू एंगल इज 110। Then you have to find the value of angle POQ, जो सेंटर वाला एंगल है POQ, ये आपको फाइंड करना है और इसके ऑप्शंस आपको ये दिए हुए हैं। तो अब देखिए इसे हम लोग कैसे करते हैं और कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। बस आपको सर्कल्स की थ्योरम्स और कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। तो हमें दिया हुआ है TPQ 110 और TPQ का मतलब है बच्चों ये एंगल 3 और प्लस एंगल 1, 3 + 1 मिल करके हो रहा है 110, यानी TPQ। तो हमने लिखा है एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 110। अब जो एंगल 3 है बच्चों, इसकी वैल्यू हमें पता है। आप जानते हैं कि रेडियस drawn through the point of contact is perpendicular to the tangent, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो रेडियस ड्रॉ की जाती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। तो P is the point of contact and OP is the radius at the point of contact, therefore angle 3 will be 90। तो एंगल 1, ये एंगल 1 है, प्लस एंगल 3 की प्लेस पे आपने 90 रखा, इज इक्वल टू 110। 90 को आप उधर शिफ्ट करेंगे तो एंगल 1 हो जाएगा 110 माइनस 90, यानी 20 डिग्री। तो एंगल 1 आपका आ गया 20 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखिए ट्राइंगल POQ में OP एंड OQ ये दोनों इक्वल होंगे, यानी OP और OQ बोथ विल बी इक्वल। बिकॉज क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये एक ही सर्कल की रेडियाई हैं और एक ही सर्कल की सारी रेडियाई इक्वल होती हैं। तो OP एंड OQ बोथ आर इक्वल, देयरफॉर एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। यानी अगर किसी भी ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों ट्राइंगल का, ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है। तो 9th के भी कॉन्सेप्ट्स और थ्योरम आपको याद होनी चाहिए कि किसी भी ट्राइंगल में अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इन ट्राइंगल POQ सिंस OP इज इक्वल टू OQ, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और एंगल 1 हम लोग 20 डिग्री निकाल चुके हैं, तो एंगल 2 की वैल्यू भी 20 डिग्री होगी, यानी एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही 20 डिग्री हो गए। अब इसी ट्राइंगल POQ में आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करिए। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों? आप सभी जानते हैं कि 180 डिग्री होता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 एंड 2 दोनों आप 20 पुट कर दीजिए और POQ की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, इट विल बी 140 डिग्री। तो अब देखिए ऑप्शन में 140 डिग्री कहां पर है? ये C पार्ट पर आपका है 140 डिग्री। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया 140। और आंसर जरूर लिखिएगा, यानी 140 डिग्री जरूर लिखिएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग द जीरोज प्लस
√5/2 एंड -√5/2 इज, यानी जिस किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज +√5/2 और -√5/2 हैं तो वो पॉलिनोमियल क्या होगा। तो ये सभी बच्चे जानते हैं कि कैसे हम पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं अगर दोनों जीरोज हमें पता हो। अब यहाँ पर एक खास बात आपको और ध्यान देने वाली, इस क्वेश्चन में 2-3 बातें आपको बहुत ध्यान देनी है। पहली बात तो ये कि आप देख रहे हैं कि दोनों जीरोज √5/2 हैं बट उनके साइन डिफरेंट हैं, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू इज सेम बट साइन आर डिफरेंट। एक प्लस में है और एक माइनस में है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू √5/2 दोनों की सेम है। तो जब कभी भी दोनों जीरोज इक्वल होते हैं और उनके साइन डिफरेंट होते हैं तो जो ये पॉलिनोमियल होता है बच्चों, ये प्योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। प्योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बताया गया होगा, और अगर नहीं बताया गया है तो हम बता देते हैं कि प्योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में केवल डिग्री 2 यानी हाईएस्ट पावर 2 तो होती ही है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हाईएस्ट पावर 2 होगी, लेकिन उसमें x की पावर 1 वाला टर्म नहीं होता, यानी bx वाला टर्म नहीं होगा। तो ax² + c = 0, यानी इस फॉर्मेट में आपका आंसर आएगा। bx यानी x वाला टर्म नहीं होगा। तो इसको अगर आप जानते हैं तो आप समझ जाएंगे कि a और d नहीं हो सकते हैं आपका आंसर, क्योंकि इनमें x वाला टर्म है और यहाँ पर भी x वाला टर्म है। लेकिन जब हमारे जीरोज इक्वल होते हैं और उनके साइन डिफरेंट होते हैं तो ये प्योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, और प्योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax² + c, और इसमें bx वाला टर्म नहीं होता है। तो आप ये देखते ही पहचान जाएंगे कि आंसर D और A नहीं होंगे। अब बचा हमारे पास आंसर B और आंसर C, यानी ऑप्शन B और ऑप्शन C, इनमें से हमें सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए फिर आपको तरीका पता है कि कैसे हम लोग पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं। पॉलिनोमियल फॉर्म करने का फॉर्मूला आपको मालूम है, x² - सम ऑफ द जीरोज × x + प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। अब हमें सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज फाइंड करना होगा पहले, अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करना चाहते हैं। तो हमारे पास जो दोनों जीरोज हैं वो इक्वल हैं, √5/2, एक का साइन पॉजिटिव है और एक का नेगेटिव है। तो इनका जब हम सम फाइंड करेंगे यानी अल्फा + बीटा, तो लेट द जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ द जीरोज अल्फा + बीटा विल बी इक्वल टू -√5/2 + √5/2। जब दोनों जीरोज इक्वल हैं और उनके साइन डिफरेंट है तो उनका सम हमेशा 0 होता है, यानी सम की वैल्यू 0 आ जाएगी। और जब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे यानी अल्फा × बीटा, इनको मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा -5/2, है ना। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है Px = k x² - सम ऑफ द जीरोज × x + प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। अब यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं कि k नहीं लिखते हैं, या वो भूल जाते हैं, या फिर केयरलेसनेस की वजह से नहीं लिखते हैं। और अगर आपने k यूज नहीं किया है फॉर्मूले में तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इस क्वेश्चन में k का रोल थोड़ा सा ज़्यादा है। तो याद रखिए, जब भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं x² - सम ऑफ द जीरोज x + प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, तो ब्रैकेट के बाहर k जरूर लिखिए। इसमें अब k क्या है वो भी आपको हम बताते हैं। तो फॉर्मूला है k इन ब्रैकेट x² - सम ऑफ द जीरोज x + प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। अब k हमारे पास है, x² फॉर्मूले में माइनस सम ऑफ द जीरोज, यानी सम हमारा 0 है, यानी यहाँ पे 0 आ जाएगा, इंटू x + प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। अब 0 × x करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, यानी x वाला टर्म आपका 0 हो गया, यानी x वाला टर्म होगा ही नहीं, यानी bx नहीं होगा, है ना। इसीलिए मैंने कहा था कि जब दोनों जीरोज इक्वल होते हैं और उनके साइन डिफरेंट होते हैं तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और इसमें x वाला टर्म नहीं होता है। तो हमारे पास ये बन करके आ गया k इन ब्रैकेट x² - 5/2। अब आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा कि k क्या होता है। देखिए, अगर फ्रैक्शन में पॉलिनोमियल नहीं आ रहा है तो फिर k की वैल्यू नॉर्मली 1 होती है,
क्योंकि वो अपने आप ही ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहता है। लेकिन अगर कहीं पर फ्रैक्शन आ रहा है इनसाइड पॉलिनोमियल लिखते समय, तो जो हमारा फ्रैक्शन है जैसे 5/2 है और ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 को अगर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो एलसीएम हम लेंगे 2 हमारा एलसीएम आएगा, और 2 जो हमारा एलसीएम आता है वही k की वैल्यू होती है। तो अगर हम k की वैल्यू को 2 रखें और एलसीएम भी हमारा 2 आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5। लेकिन हमारे ऑप्शंस में 2x स्क्वायर माइनस 5 कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है। तो यहां पर हमने जो बताया कि जो एलसीएम हमारा होता है वही k की वैल्यू होती है, ये k की मिनिमम वैल्यू होती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, हम ले सकते हैं अगर हमें जरूरत है तो। यहां पर k की वैल्यू 2 लेने पर हमारा काम नहीं चल रहा है, यानी 2 लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 5 आएगा, और ये हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो हम k की वैल्यू क्या ले सकते हैं? देखिए हमने पहले आपको बताया कि a और d पार्ट तो पहले ही आपने छोड़ दिए, बचे b और c। तो पहले b को आप चेक करिए, b में आप देख रहे हैं कि x स्क्वायर के साथ में 8 लगा हुआ है, यानी अगर हम k की वैल्यू को 8 ले लेते हैं, यहाँ पर k की वैल्यू को अगर हम 8 ले लेते हैं और अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 इंटू एक्स स्क्वायर इट विल बी 8x स्क्वायर, यहाँ पे दिया भी हुआ है आपको 8x स्क्वायर। और जब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इंटू 5/2, तो 2 से 8 कैंसिल होगा, यानी 4 आएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20, तो आपका पॉलिनोमियल आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 20, और यही आपका आंसर दिया हुआ है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, इसको आप चूज करेंगे और अपना आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप डालेंगे 8 और ऑप्शन बी, और आंसर जरूर लिखेंगे 8x स्क्वायर माइनस 20। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, वो आता हुआ क्वेश्चन छोड़ देते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आकर के उनको लगता है कि ये तो हमारा ऑप्शन ही नहीं है, तो शायद क्वेश्चन गलत हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं है, आपने अगर k की वैल्यू को ठीक से यूज करना नहीं सीखा है तो ये आपका क्वेश्चन स्किप हो सकता है, छूट सकता है। तो आज के बाद k की वैल्यू जरूर ध्यान में रखिएगा, मतलब जब फॉर्मूला आप लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, तो बाहर k जरूर लगाइएगा, k इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फ्रैक्शन नहीं है फिर तो k की वैल्यू 1 होती है और हमारा आंसर अपने आप ही आ जाता है, हमें कुछ करना नहीं होता है। लेकिन अगर फ्रैक्शन आ रहा है पॉलिनोमियल लिखते समय तो वहां पे k का बहुत बड़ा रोल होता है, और आपने इस क्वेश्चन में देखा भी कि कैसे k का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो आगे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों 9। कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 ऑब्जर्वेशंस। 45 ऑब्जर्वेशंस हैं और उनका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखिए दिया हुआ है। क्लास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और इनकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई है 5, 9, 15, 10 एंड 6। और आपको बताना है द अपर लिमिट ऑफ मीडियन एज, यानी मीडियन क्लास की अपर लिमिट क्या होगी। तो मीडियन क्लास इसमें से कौन सी है, ये कैसे निकालते हैं ये आपने सीखा होगा जब मीडियन फाइंड करना सिखाया जाता है आपको। फिर भी आपको एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। बच्चों जब कभी भी हमें क्लासेज और फ्रीक्वेंसी दी होती हैं और हमें मीडियन फाइंड करना होता है तो सबसे पहले हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। अच्छा मीडियन है क्या बच्चों? मीडियन ये होता है कि जब हम किसी भी गिवन डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं तो जो बिल्कुल जो मिडिल वाली वैल्यू होती है वही हमारी मीडियन होती है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो तो किसी भी ऑर्डर में हो सकती हैं, उसमें ऐसा कुछ फिक्स तो है नहीं कि वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होंगी या डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगी। तो इसके लिए हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब फाइंड करेंगे तो वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाती है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए हमने नीचे यहाँ पे फाइंड की हुई है, इसे फाइंड करना आपको आता है, लेकिन फिर भी एक बार आपको बता देते हैं जो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी होती है वही सबसे पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, यानी 5। तो फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी 5। फिर 5 में हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं 5 + 9 14, ये नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। फिर 14 में उसके आगे वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं 14 + 15, ये नेक्स्ट 29 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है।
फिर 29 में हम उसके आगे वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं, 29 प्लस 10 यानी 39 आता है, और 39 में फिर हम उसके आगे वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं 6 यानी ये 45 आता है। तो ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई और ये सारे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं हमारे। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना होता है कि जब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गई तो हम देखते हैं कि हमारा सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी हम लोग चेक करते हैं, और अगर केवल डेटा दिया हुआ है तो कितने डेटा हैं उनका नंबर चेक करते हैं। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है यानी हमें सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी यानी इन सबको सम फाइंड करना होगा, और आपको बताया गया होगा कि सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी वही होता है जो हमारी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, यानी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। तो आप चाहें तो इनको सम फाइंड कर सकते हैं, 45 आएगा, ये लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख लीजिए, वही सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी होगा, और इसी को हम लोग n कंसीडर करते हैं। तो सिग्मा f यानी सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 45 यानी n की वैल्यू 45 है। अब हमें बिल्कुल जस्ट मिडिल वैल्यू देखनी है, तो उसको अपॉन 2 यानी 2 से डिवाइड करना होगा। तो n अपॉन 2 हम लोग फाइंड करेंगे यानी 45 अपॉन 2 करेंगे, और 45 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 22.5। अब हमें देखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 22.5 कहाँ पर है। तो आप देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करिए, आपको 22.5 कहीं पर नहीं दिखेगा। नहीं, अगर है तो ठीक है, वही हम ले लेंगे। अगर नहीं है 22.5 यानी n/2 की वैल्यू 22.5 हमें नहीं दिख रही है, तो क्या करेंगे? तो 22.5 के जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर हमें मिल रहा है वो देखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 22.5 के जस्ट आफ्टर हमको मिल रहा है 29, यानी 29 हम इसको देखेंगे कि 22.5 के जस्ट बाद 29 है, और 29 के ठीक सामने 29 के ठीक सामने कौन सा क्लास है? 29 के ठीक सामने क्लास है 2230, यही हमारा मीडियन क्लास होता है बच्चों। यानी हमने n की वैल्यू यानी सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को 2 से डिवाइड किया, 22.5 आया। 22.5 हम देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पर है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो 22.5 के जस्ट आफ्टर जो भी नंबर है 29 है यहाँ पर, और इसके सामने वाली जो क्लास होगी वही हमारी मीडियन क्लास होगी, यानी 2230 इज द मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास की अपर लिमिट पूछी गई है, तो मीडियन क्लास की अपर लिमिट है 30, यानी अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इज 30। और आपका देखिए आंसर इसमें कहाँ पे दिया हुआ है, ABC पार्ट में आपका आंसर दिया हुआ है 30। तो ये आप 30 को आप सेलेक्ट करेंगे और अपना आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 डालेंगे, ऑप्शन सी, और आंसर 30 जरूर लिखिएगा। ये बार बार आपको बताया जा रहा है, 30 लिखना कंपलसरी है। टीचर्स को आंसर ही याद होता है, ऑप्शन याद नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा जो है वो 10th क्वेश्चन है बच्चों, ज्योमेट्री यानी सर्किल का। और आप देख रहे हैं कि 6 से लेकर 10 तक 2 क्वेश्चन हमारे पास ज्योमेट्री के हैं, है ना। तो अब देखिए क्या है 10th क्वेश्चन बच्चों। ये एक सर्कल दिया हुआ है, इसकी 2 कॉर्ड्स हैं AB एंड CD, एंड AB एंड CD 2 कॉर्ड्स आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O। यहाँ पे कट कर रही है, पॉइंट O है ये, और आपको दिया हुआ है एंगल BOC, ये एंगल 80 डिग्री दिया हुआ है, और आपको गिवन है OA इज इक्वल टू OD, यानी OA और OD ये दोनों साइड्स आपकी बराबर है, दोनों पार्ट आपके बराबर है। और आपसे पूछा गया है कि ट्राइंगल ODA यानी लेफ्ट वाला ट्राइंगल ODA एंड ट्राइंगल OBC राइट वाला ट्राइंगल OBC, ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे। पहला ऑप्शन है इक्विलैटरल एंड सिमिलर होंगे, दूसरा ऑप्शन है आइसोसेलेस एंड सिमिलर होंगे, तीसरा ऑप्शन है आइसोसेलेस होंगे बट नॉट सिमिलर यानी सिमिलर नहीं होंगे, और डी पार्ट है कि ये सिमिलर ही नहीं होंगे। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। बच्चे थोड़ा सा इसमें जल्दबाजी करते हैं और गलती करते हैं।
तो देखिए सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग सिमिलर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो पहले इनको आप सिमिलर करिए। इन ट्राइंगल ओडीए और ओबीसी जो आपसे पूछे गए हैं, इनमें सबसे पहले आप देखिए एंगल एओडी, ये जो एंगल है एओडी और दूसरा एंगल है सीओबी, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। 80 डिग्री दिया हुआ है तो ये भी 80 डिग्री हो जाएगा, लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं है। बस ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, इतना ही काफी है ना। फिर देखिए इसके बाद एंगल डी और एंगल बी, ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल होंगे क्योंकि ये सेम सेगमेंट के एंगल्स हैं, दोनों एंगल्स आपके इक्वल हैं। तो किसी भी दो ट्राइंगल्स में अगर दो एंगल्स आपके इक्वल हो गए हैं तो ये ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हो जाएंगे। एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये सिमिलर हो गए, और जब ये सिमिलर हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो हमने केवल दो पेयर लिए हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के, जिनकी हमें ज़रूरत है। ओ ए अपॉन ओ सी, ये आपका ओ ए है, इधर आपका ओ सी है। ओ ए अपॉन ओ सी विल इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी, ये लिखा हमने। और फिर हमें ये दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कि ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, यानी जो ओ डी है यहाँ पे इसकी प्लेस पर हम लिख देंगे ओ ए। तो ये आपका हो जाएगा ओ ए अपॉन ओ सी, ये सेम है, और इधर ओ डी की प्लेस पर भी ओ ए आ जाएगा तो ओ ए अपॉन ओ बी ये भी हो जाएगा। फिर दोनों ओ ए एंड ओ ए न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 1 अपॉन ओ सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओ बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, यानी ओ बी और ओ सी इक्वल हो जाएंगे। तो पहले पार्ट में आपको जो गिवन था उसमें ओ ए इज इक्वल टू ओ डी दिया हुआ था, यानी लेफ्ट वाला जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस गिवन ही था, और आपने प्रूव कर दिया अभी ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, यानी जो राइट हैंड साइड वाला ट्राइंगल है ये भी आइसोसेलेस हो गया। और सिमिलर तो आपने पहले ही प्रूव कर दिया था, तो यानी हमारा क्या आंसर करेक्ट हुआ कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर भी हैं और आइसोसेलेस भी हैं, यानी बी पार्ट हमारा करेक्ट है, आइसोसेलेस एंड सिमिलर। इसको आप टिक करेंगे। टिक मतलब करने का है कि आप अपना आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट ऑप्शन बी, और बी के ऑप्शन में क्या उसका आंसर है, आइसोसेलेस एंड सिमिलर। ये आंसर जरूर लिखिएगा, ये बार बार आपको बताया जा रहा है। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको क्लास कैसी लगी, क्या आपके लिए यूजफुल है, कुछ आपको फ़ायदा इससे महसूस हो रहा है, अपनी ओपिनियन हमें आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, हमें अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लिए आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू बच्चों एंड हैव ए नाइस डे।